बैम्बू हाउस स्विमिंग पूल। एक गांव में विश्वास और इंद्रजीत नाम के दो दोस्त थे। वे दोनों चड्डी बड्डीज थे, यानी लंगोटिया यार। दोनों को बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार और एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे। विश्वास के माँ बाप का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो विश्वास इंद्रजीत के साथ ही रहता था। इंद्रजीत की माँ विश्वास को अपने बेटे की तरह ही पालती थी। विश्वास बहुत भोला था और बहुत अच्छा व्यक्ति था। इंद्रजीत बहुत चालाक था। वो ऐसी जमीन जो कहीं बिकती ना हो, अपने बातों से लोगों को उलझाकर उन्हें बेच देता था। दोनों से ज्यादा कमीशन लेता था। खटारा गाड़ियों को सस्ते दामों में खरीदकर उनको पेंटिंग और स्टिकर लगाकर इंपोर्टेड कार्स हैं कहकर ज्यादा कीमत में बेचता था। यूं कमाए गए पैसों से अपने परिवार और दोस्त विश्वास को पालता था। उसी गांव में विश्वास का चाचा नाना एक बड़े बंगले में रहता था। नाना ने अपने बड़े भाई की सारी संपत्ति को हड़प कर विश्वास के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन विश्वास नाना के पास गया। चाचा जी, मेरे हिस्से का जायदाद के लिए मैंने कोर्ट में केस किया था ना, वो तो मैं ही जीतूंगा, तब आपकी बेइज्जती हो जाएगी। हम दोनों में ये झगड़ा क्यों चाचा जी? मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मेरा भला हो जाएगा और आपकी भी इज्जत बनी रहेगी। क्यों बच्चों, केस, इज्जत, शोहरत, भलाई जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? मेरे पिताजी ने ये सारी जायदाद मेरे नाम ही करके गए थे। उसके संबंधित सारे कागजात मेरे पास बिल्कुल तैयार हैं। तुम ये केस किसी भी हाल में जीत नहीं सकते। जाओ, जाकर कोई मजदूरी करके जिंदगी गुजारो, जायदाद चाहिए कहकर अंदर चला गया। बाद में इंद्रजीत विश्वास से, अरे तू तो जानता ही है ना कि तेरा चाचा कितना लालची है। तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि वो चुपचाप तेरी जायदाद तुझे लौटा देगा? केस तो कोर्ट में है ना, फैसले के आने तक हम रुकते हैं, तब तक उनसे ना मिलना। एक बात बता, तेरे जो वकील है परमात्मा, वो डॉक्यूमेंट तो सही बना रहा है ना? हाँ, बिल्कुल पक्का बना रहा है यार। उसने मुझे वादा किया कि हर हाल में ये केस जिताएगा। मेरे जायदाद मिलते ही एक अच्छा सा धंधा शुरू करेंगे, तब तू ये सब काम करना छोड़ देना, ठीक है? बच्चों, ये सब तो पापी पेट के लिए कर रहा हूँ, यूं बातों में उलझा कर कमा रहा हूँ। अरे मेरा भी दिल करता है यार कि एक अच्छा धंधा करूँ और ईमानदारी की जिंदगी गुजारूं। देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिनों बाद विश्वास इंद्रजीत के पास रोनी सूरत बना के आया। सब कुछ खत्म हो गया यार, सब कुछ खत्म हो गया। उस वकील ने चाचा के साथ मिलकर मुझे केस में हरा दिया। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मुझे ही डुबो दिया। तू ही सही है यार, इस दुनिया में मेरे जैसा व्यक्ति जी नहीं सकता, जीने देंगे भी नहीं। इतने साल केस लड़ा तो जंगल के पास ही 100 गज की जमीन मुझे दिया है खैरात में। अब मेरा जिंदा रहना भी बेकार है यार। चुप कर यार, दोबारा ऐसा मत बोलना यार। हम दोनों चुंबक की तरह हैं। मैं जीने की कला जानता हूँ, तू नहीं जानता। तू ईमानदार और नेक है, मैं नहीं हूँ। कहते हैं ना कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। तूने कहा था ना कि जायदाद मिलने पर एक अच्छा बिजनेस शुरू करते हैं। वो जो 100 गज की जमीन तुझे मिली है वही काफी है, उससे ही हम लखपति बन जाएंगे। अरे उस जंगल के पास वाली जमीन में क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ ना, फॉलो मी। वे दोनों जंगल में जाकर बांस काटने लगे। यूं काटे हुए बांस की लकड़ी से उन्होंने एक बैम्बू हाउस बनाया। उसके दोनों ओर स्विमिंग पूल भी बनाया। इंद्रजीत ने जंगली लाइफ रिसोर्ट नाम का एक वेबसाइट तैयार किया। इंटरनेट में उसका काफी प्रचार किया। ये देखकर एक फॉरेनर दंपति अपने बच्चों के साथ वहां आई। उन बच्चों ने बैम्बू स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय किया। उस फॉरेनर दंपति ने जंगल में हिरन और मोर के फोटो लेने लगे। विश्वास ने उन्हें बैम्बू चिकन बिरयानी खिलाया। यूं खूब एंजॉय करने के बाद उन्होंने इंटरनेट में 5 स्टार रिव्यू दिया। बस उस बैम्बू हाउस पर टूरिस्ट भारी संख्या में उमड़ने लगे। बहुत जल्द उन्होंने आसपास की जमीनें भी खरीदकर और कॉटेजेस बनाया। उनका जंगली लाइफ रिसोर्ट दुनिया में मशहूर हो गया।
ये सब देखकर नाना की आंखें फड़कने लगी। उसने सोचा किसी तरह इनका धंधा चौपट करना होगा। उस स्विमिंग पूल के कारण ही लोग यहाँ आते हैं ना। इस स्विमिंग पूल में उतरने वालों को जलन हुआ तो फिर कोई वहां नहीं आएगा। एक दिन नाना एक बोतल लेकर एक बैम्बू हाउस में गया। उसने स्विमिंग पूल के पानी में उस बोतल के द्रव्य को मिलाया। तभी इंद्रजीत चिपके से उसके पीछे से आकर उसको जोर से एक लात मारा। नाना उछलकर स्विमिंग पूल के पानी में गिरा। हाय रे, अरे हाय रे, जल रहा हूँ, अरे मेरा बदन जल रहा है, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। उसके बदन से आग की लपटें निकली। कमीने, मैं जानता था कि तू कभी ना कभी ये हरकत करेगा, इसीलिए तेरे लिए खास इस रिसोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाया था कहकर उसे बाहर निकाला। इंद्रजीत नाना से, लगता है तेरा खाल उधड़ गया, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इतना ही नहीं, हमने देश के नंबर 1 लॉयर को नियुक्त किया है। अब तू विश्वास का जायदाद उसे लौटाएगा तो सही, साथ साथ उसको प्रयोग करने के लिए 10 साल का ब्याज भी देगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। विश्वास को बहुत जल्द उसका जायदाद मिला। विश्वास और इंद्रजीत अपना रिसोर्ट चलाते हुए करोड़पति बन गए। एलिफेंट कार वॉश। लाल चौक नाम के गांव में जोगाराम नाम का व्यक्ति रहता था। वो कोई कामकाज नहीं करता था और जब देखो कविताएं लिखता रहता था। सवेरे नींद से उठकर, आ गए सूर्य महाराज, दुनिया आपकी राह देख रही है। तुम निकलो तो उजाला, तुम छिपो तो अंधेरा, तुम निकला करो हर दिन, दिन प्रतिदिन। ये सुनकर उसकी पत्नी, शुरू हो गए सवेरे सवेरे। क्या ये बेकार की कविताएं हमारा पेट भर सकती है या हमारा शरीर ढक सकती है? कोई काम करने कहो तो करते नहीं, बस कविताएं लिखते रहते हो और ढींगे मारते रहते हो। हाँ, कि मेरी कविताएं मशहूर होगी। हाँ, लालच है, ये भी कोई जिंदगी है? अंगारे बरसाओ भगवान, ये फूल बन जाते हैं और दिल के तार छेड़ जाते हैं और कविताएं लिखने को प्रेरित करती हैं। तुम्हें चाहिए रोटी के लिए आटा, मैं करता हूँ जुगाड़, देखती जा। यूं वो घर से बाहर निकलकर एक आदमी के पास गया। भैया, ओ सुंदर भैया, तुमसे सुंदर तुम्हारा मन है भैया। तुम इंसान के रूप में भगवान हो, हमारी मुसीबत दूर करने वाले दयावान हो। कृपा करके दीजिए थोड़ा उधार, मैं करूंगा सारे गांव में आपका प्रचार। ये सुनकर वो फूल कर कुप्पा हो गया। उसने 3000 रुपए उधार दिए। वो पैसे लेकर अपने पत्नी के पास गया और उसे दिया। एक बार एक सिपाही जोगाराम के घर आया और, जोगाराम जी, महाराज ने आपको तुरंत आने के लिए कहा है, वे आपकी कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। ये सुनकर जोगाराम, देखा भगवान, मेरा नाम, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी पहचान जरूर होगी। महाराज ने बुलाया है मुझे, तो तुम तैयार हो जाओ कि बहुत सारा सोना देंगे और इनाम भी देंगे। इससे अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत खुशी हुई, इतने दिनों में आपकी किस्मत खुली है। अच्छी कविताएं सुनाकर महाराज को खुश करें। शुभम भूयात, कहा उसने। यूं जोगाराम सिपाही के साथ जाने लगा तो गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगे। दरबार में जोगाराम ने महाराज को प्रणाम किया। स्वागतम, सुस्वागतम कविराज, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य में बड़े कवि हैं आप। जरा मुझ पर एक कविता पढ़ें। जैसी आज्ञा प्रभु। आकाश के लिए जैसा सूरज, अमावस्या के लिए जैसे चांद, समुद्र के लिए जैसा जल, इस राज्य के लिए आप हैं बल। इन सब के बिना ना प्रकृति है ना सौंदर्य। चारों दिशाओं में आपका नाम, महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत महाराज, शाबाश कविराज, आपने हमारी खूब प्रशंसा की, बहुत खुशी हुई। हम हमारे गजराज को इनाम के रूप में देते हैं। ये लीजिए, ये सोने के सिक्के भी आप ही के लिए है, कहकर सोने से भरी एक थैली को भी दिया। यूं जोगाराम बड़े गर्व के साथ हाथी पर सवार होकर गांव लौट रहा था तो गांव वाले उसे देखकर हैरान हुए। बाद में पत्नी को जो हुआ सब बताया। बकवास है, लगता है महाराज ने आपको हाथी इनाम में नहीं दिया, बल्कि आपके पल्ले बांध दिया है। उनका दिया हुआ सारा सोना तो ये हाथी 1 महीने में खा जाएगा। उसके बाद इसे पालने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उससे पीछा छुड़ाओगे तो महाराज मृत्यु दंड देंगे। यूं सोना बेचकर
जोगाराम ने हाथी को 1 महीने तक पाला। बाद में उसे पालने के लिए गांव भर में उधार किया। एक दिन उसे तालाब के पास ले गया। उसे पानी में उतरकर अपने सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर छिड़कते हुए देखा। हे भगवान, इसे मैं कैसे पालूंगा? हर जीव में कोई ना कोई खूबी होती है ना, इसकी प्रतिभा का फायदा उठाकर पैसे कमाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। बाद में गांव में एलिफेंट कार वॉश का बोर्ड लगाया। उसे देखकर बहुत सारे कार लाइन में खड़े हो गए। हाथी ड्रम में से पानी अपने सूंड में भरता था और कारों पर छिड़कने लगा। कार को साफ होता देख कार के मालिक खुश होकर पैसे देने लगे। हाथी को देखने के लिए बच्चे भी जिद करके अपने पिताजी को कार वॉश करने के लिए ले जाने लगे। बहुत कम समय में जोगाराम बहुत व्यस्त हो गया। पैसे भी उसने खूब कमाए। हाथी को अच्छा खाना खिलाने लगा। एक दिन खुश होकर जोगाराम हाथी से, हे गजराज, जब तुम नहीं थे तो जिंदगी हमारी थी वीरान, तुम आ गए तो ये हो गई गुलिस्तान। तुम छिड़कते जाओ पानी का फव्वारा, जिंदगी खुशी से भर जाए हमारा। यूं कविता पढ़ने लगा तो हाथी खुशी से झूमने लगा।